Rahim. Welcome again to the fifth lecture of the educational guidance and psychology and guidance। तो आज हमने 255 एमसीक्यूज़ किए थे कल, तो आज हम वहाँ से आगे 256 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 256 एमसीक्यूज़ है द मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन अप्रोच टू बिहेवियर सजेस्टेड। जो मल्टी फैक्टोरियल जो कॉजेशन होती है वो अप्रोच किसके बारे में बताती है? मोस्ट बिहेवियर इज़ गवर्न बाय अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। ज़्यादातर जो बिहेवियर हमारा होता है वो किसकी वजह से होता है? कम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से होता है, और जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, हमारा 257 एमसीक्यूज़ है। साइकोलॉजी आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर वी आर बोर्न और मेड टेंड्स टू बी। साइकोलॉजी हमें किस बात का आंसर देता है, किस क्वेश्चन का आंसर देता है? वेदर वी आर बोर्न और मेड टेंड्स टू बी, वी आर बोथ बोर्न एंड मेड। हमें बनाया गया है या हम पैदा किए गए हैं, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कौन देता है? साइकोलॉजी देता है। द रीज़न द SQR's मेथड इज़ इफेक्टिव इज डेट। SQR जो मेथड है ये इफेक्टिव क्यों है? इट ब्रेक्स अ रीडिंग असाइनमेंट डाउन इनटू मैनेजेबल सेगमेंट्स। क्योंकि इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक जो ह्यूज मटेरियल होता है उसको रीडिंग सेगमेंट्स या असाइनमेंट की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, फिर वहाँ से सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं और इस तरह आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले एक पैराग्राफ को समझते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करके फिर आगे मूव करते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का क्या मतलब है? नीड टू बी डेलिबरेटली टॉट बिकॉज दे ऑफन डू नॉट डेवलप बाय देमसेल्व्स। ये क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादातर पेपर्स में हमारे पास होते हैं, जैसे ऐसे वगैरह लिखते हुए कहते हैं क्रिटिकली थिंक करें, तो उसमें हमने क्या करना होता है? ये हमारे पास पहले से डेवलप नहीं होते, ये हमारी रीडिंग इफेक्टिवली, हम अगर रीडिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डेवलप होते हैं। तो इसको डेवलप करना होता है, टाइम के साथ साथ ये डेवलप होता है। जब हम रीडिंग राइटिंग हैबिट्स अपनी बनाएंगे तभी होता है। ठीक है, तो नीड टू बी डेलिबरेटली taught because they often do not develop by themselves with standard content instruction। जो कंटेंट हमारे पास होता है उसको सिर्फ पढ़ के हमें ये मतलब डेवलप नहीं होती, हमें डिफरेंट वास्ट सोर्सेज को क्या करना होता है? देखना होता है, फिर उसके बाद ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। 260 एमसीक्यू से अ न्यूरल इम्पल्स इज इनिशिएटेड व्हेन अ न्यूरॉन चेंज मोमेंटली बिकॉज लेस नेगेटिव और इवन पॉजिटिव दिस इवेंट इज कॉल्ड। मतलब क्या होता है? जो न्यूरल इम्पल्स होता है वो इनिशिएट होता है, कभी नेगेटिव कभी लेस नेगेटिव भी हो जाता है और इवन पॉजिटिव भी हो जाता है, मतलब कभी चेंज होता रहता है। मतलब बिहेवियर के अंदर जो न्यूरल चेंजेस आती है न्यूरल इम्पल्स की वजह से, तो उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो ये सारा ब्रेन के मैकेनिज्म्स हैं, बिहेवियर के चेंजेस हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई बाय वेयरिंग। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, स्टिमुलाई जो मिलता है उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं? न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। द रेट एट विच दे फायर एक्शन पोटेंशियल्स, मतलब जितनी जल्दी नफ इम्पल्स जनरेट होगा इतनी जल्दी ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। मतलब जब नफ इम्पल्स जनरेट होगा यानी जितनी जल्दी स्टिमुलाई जो है वो क्या करेगा? रिसीव करेगा सिग्नल को, इतनी जल्दी क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो द रेट एट विच दे फायर एक्शन पोटेंशियल, जितनी रेट से क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, इसी रेट से वो क्या करेगा? स्टिमुलाई इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करेगा न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, alterations in activity at dopamine synapses have been implicated in the development of। अभी यहाँ पे एक है डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो इस वजह से ये रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिलीज़ होता है उस टाइम, तो ये हमारी एंजाइटी ये चीज़ों को कम करता है। तो ये एक है सिर्फ साइकोफ्रीनिया, ये एक, ठीक है, शिज़ोफ्रीनिया, इस डिजीज़ के लिए ये मतलब डोपामाइन साइनेप्सिस को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि इसकी एक्टिविटी को कम किया जा सके। ठीक है, Jim just barely avoided a head-on collision on a narrow road with heart pounding, hands shaking, and body perspiring. Jim recognized that these are signs of the body fight or flight response what is controlled by the। अभी देखो एक जिम एक है लड़के का नाम, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक नेरो रोड से पतली गली या पतली रोड से जा रहा होता है, तो उसका हार्ट ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा होता है, हाथ भी शेक कर रहे होते हैं, बॉडी भी प्रिस्पायर कर रहा होता है, प्रिस्पायर या उससे पसीना वगैरह आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी किस चीज़ की साइंस है? फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन की साइंस है, मतलब बहुत वो उसमें है। ठीक है, जल्दी में है तो उसको मरने जीने की जो एक होती है आखिरी उसके फॉर्म में ये है। ठीक है, रिस्पॉन्स। तो ये अभी व्हाट इज़ कंट्रोल बाय, अभी इसको ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो कौन सा इसका ऑर्गन है जो इसके कंट्रोल करेगा? तो सिंपैथिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इस सिचुएशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन को।
जो हाइंड ब्रेन होता है ये कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है? 3 पार्ट्स में, सिरिबेलम, मेड्यूला एंड द पोन्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है। जो थैलेमस से कैन बी कैरेक्टराइज, थैलेमस को हम क्या कहते हैं? अ रिले सिस्टम भी कहते हैं। अ ब्रिज बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में जो नहीं, द डैश इज द लोब इज टू हेयरिंग एज द ओसिपिटल लोब इज। अच्छा, जो टेम्परेरी लोब है वो किसके लिए होता है? हेयरिंग के लिए होता है, और जो ओसिपिटल लोब होता है वो विजन के लिए होता है, ठीक। The scientist who won a Nobel Prize for his work with split brain patients. स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पे कौन से साइंसदान ने काम किया था, उसे नोबेल प्राइज़ मिला था? रोगर स्प्रे। साउंड्स प्रेजेंट टू द राइट ईयर आर रजिस्टर्ड, जो राइट ईयर में जो साउंड्स हमारे पास आती हैं वो जल्दी वो होती हैं मोर क्विकली इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। जो राइट ईयर में आती हैं तो उसको रिस्पॉन्स क्या करता है? हमारे ब्रेन का लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जल्दी हमारे पास रजिस्टर होती हैं, ठीक है, राइट ईयर से जो आवाज़ें आती हैं। In people whose corpus callosums have not been served, verbal stimuli are identified more quickly and more accurately when sent to the left hemisphere first. कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिनमें कॉर्पस कोलोसम्स मतलब डेवलप नहीं होते, तो उनमें क्या होता है? जो वर्बल स्टिमुलाई है वो जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं जब वो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है उसको कंट्रोल करता है। जब लेफ्ट हेमिस्फेयर को हम भेजते हैं, यानी राइट ईयर में भेजेंगे साउंड्स को, तो क्या होगा? वो लेफ्ट हेमिस्फेयर उसको कंट्रोल करेगा। जैसे हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी को लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड की बॉडी को राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है, ठीक। हार्मोन्स आर टू द एंडोक्राइन सिस्टम एज, हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में पैदा होते हैं एज डैश आर टू द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं, तो ये यहाँ से रिलेटेड है, ठीक। आगे, जेनी हैज़ ब्राउन हेयर एंड ब्लू आइज, व्हाट इज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज जेनी इज़, तो ये मतलब ब्लू आइज और हेयर्स जो हैं ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस को बयान करती हैं, तो इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अडॉप्टेड चिल्ड्रन सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू, मतलब जो अडॉप्टेड किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो उसकी बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने हेरिडेटरी होती हैं, हेरिडेटरी यानी उसके पेरेंट्स से आती हैं तो उसको हेरिडेटरी होंगी। अडॉप्टेड चिल्ड्रन सिमिलर टू अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स की जैसे अगर उसके अंदर खूबियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब है वो माहौल से सीख रहा है, उनकी अगर आदतें कुछ आ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है। लेकिन जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो हेरिडेटरी द इन्वायरमेंट, ये ए ऑप्शन इसका ट्रू हो। स्पॉन्टेनियस हेरिटेबल चेंज और एरर इन द रेप्लिकेशन इज कॉल्ड, अगर रेप्लिकेशन में स्पॉन्टेनियस या एरर आ जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस इज द एम्पेरिकल एविडेंस स्ट्रॉन्गेस्ट, द टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर स्पेशलाइज्ड टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोग्निटिव टास्क, जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं हमारे ब्रेन में वो मतलब हैंडल करते हैं डिफरेंट कोग्निटिव टास्क को, ठीक है। कुछ लर्निंग को कंट्रोल करता है, कुछ हमारे स्पीच में हेल्प करता है, तो इस तरह डिफरेंट इनके टास्क होते हैं दोनों के। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग ऑफ अ टोन विथ मीट पाउडर, Paul found that a dog will salivate when the tongue is presented. Salivation to the tongue is, मतलब ये जो पॉल ने वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ कि वो कब स्लाइवेट करता है, तो ये स्लाइवेशन कब करता है? टू द टोन इज कंडीशन रिस्पॉन्स, जो स्लाइवेशन करता है तो वो किस चीज़ को करता है? टोन को देख के करता है, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। जब उसे कंडीशन मिलती है तभी वो रिस्पॉन्स शो करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। The wife also wears the same black nightgown whenever she is in the mood for outing. Sam becomes aroused to go out as soon as he sees his wife in the nightgown. For Sam, the nightgown is, अच्छा देखो, एक लड़का है सेम, उसकी वाइफ हमेशा ब्लैक गाउन पहनती है जब उसे बाहर जाने का मतलब उसका मूड होता है, ठीक है। तो वो सेम जब भी अपनी वाइफ को ब्लैक गाउन में देखता है तो वो क्या, उसे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा होता है? कंडीशन स्टिमुलस मिल रहा होता है कि उसे बाहर जाना है उसकी वाइफ को, ठीक है। वेटसन एंड रेनर कंडीशन लिटिल अल्बर्ट टू फेयर वाइट रेट्स बाय बैंगिंग अ हैमर ऑन द स्टील बार एज ही प्लेड विद द वाइट रेट। Later it was discovered that Albert feared not only white rats but white stuffed toys and Santa's beard as well.
अल्बर्ट्स फेयर ऑफ दिस अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। मतलब देखो अल्बर्ट जो था वो वाइट रेड से डरता था, तो इस वजह से जितनी भी वाइट चीज़ें थी, वाइट टॉयज़ हों, वाइट कोई भी चीज़ हो, तो उसको देख के भी वो डरता था। तो ये क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, मतलब उसे हर जगह ऐसा ही स्टिमुलस का कलर नज़र आता था, तो वो उसको कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। वो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था, मतलब अलग नहीं कर सकता था, वो वाइट को देख के समझता था कि ये वाइट रेड ही है, तो इस वजह से वाइट चीज़ों को देख के वो डरता था, तो उसको कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। द फिनोमेना ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग शोज डेट। हायर ऑर्डर जो कंडीशनिंग है इसके फिनोमेना में क्या शो करती है, एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश सी एस कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द नेचुरल यू सी एस। मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो हमारे पास सेंट्रल सिस्टम होता है उसको यूज़ करते हैं हम नेचुरल उसकी जगह में, ठीक है, सिस्टम की जगह में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कंडीशन इज नॉट एब्सोल्यूट विद बोथ जॉइंटली एंड इंटरेक्टिवली गवर्निंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। तो डिस्टिंक्शन दो चीज़ों के, दो कंडीशंस के दरमियान में हम एब्सोल्यूट कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। विथ बोथ टाइप्स, जो दोनों टाइप्स हैं ये क्या है, एक दूसरों से, जो क्लासिकल और जो ऑपरेंट हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरों से इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब इनके कुछ बिहेवियर्स भी सेम हैं, ठीक है। अच्छा, इन स्किनर बॉक्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, स्किनर के बॉक्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था ये क्या था, रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। अ प्राइमरी इन्फोर्सर है, जो प्राइमरी इन्फोर्सर होता है उसके पास क्या होता है, बायोलॉजिकल इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज़। सेकेंडरी इन्फोर्सर के पास एक्वायर्ड, मतलब प्राइमरी का मतलब होता है पहला, तो इसके पास बायोलॉजिकल इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि सेकेंडरी होता है उसके पास एक्वायर्ड इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द स्टेडी रिपीट रिस्पॉन्डिंग ऑफ अ पर्सन प्लेइंग अ स्लॉट मशीन is an example of the pattern of responding typically generated on a variable ratio schedule. पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट इंक्रीज होती है द रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, मतलब पॉजिटिव अगर किसी बंदे को रिन्फोर्समेंट मिले तो वो इंक्रीज़ हो जाती है उसकी रेट ऑफ रिस्पॉन्ड, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। नेगेटिव रिन्फोर्समेंट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रिन्फोर्समेंट ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्डिंग को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, तो दोनों में इंक्रीज़ आएगा। According to the two process theory, a fair response is acquired due to, जो टू प्रोसेस थ्योरी है इसमें हमारे पास एक क्लासिकल और एक ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है, तो इसके मुताबिक अ फेयर रिस्पॉन्स इज एक्वायर्ड ड्यू टू, जो फेयर रिस्पॉन्स है किसकी वजह से आता है, क्लासिकल थ्योरी की कंडीशनिंग की वजह से आता है। इट इज़ मेंटेन ड्यू टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ब्रिलियंट डिस्क्राइब्ड how animals innate responses can distort conditioning process of phenomena they called। ब्रिलियंट क्या डिस्क्राइब करता है कि एनिमल्स के अंदर जो इनेट रिस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सेस जो जनरेट होते हैं तो वो कैसे कंडीशनिंग प्रोसेस को डिस्टोर्ट या डिस्टर्ब करते हैं, तो उस फिनोमेना को उसने क्या नाम दिया था, इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट, ठीक है। इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट यानी इंस्टिंक्टिव चेंजेस आती हैं उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू रिस्कॉलरा द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन, रिस्कॉलरा के मुताबिक जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, द परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स इन विच द CS एंड UCS आर पेयर्ड। ये ट्रायल्स जितनी ज़्यादा करेगा इतना मतलब क्या होगा, इनके दरमियान में इतना उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इतनी जल्दी वो रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। स्किनर मेंटेन रिइंफोर्समेंट डिटरमाइन द, स्किनर ने क्या किया था, कैसे मेंटेन किया था कि रिइंफोर्समेंट को डिटरमाइन किया था, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। जो बेंदूरा थे मेंटेन्स रिइंफोर्समेंट डिटरमाइंस द, बेंदूरा ने कहा था कि जो रिइंफोर्समेंट है ये डिटरमाइन करती है परफॉर्मेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग बात की थी कि स्किनर कहता था, स्किनर मेंटेन रिइंफोर्समेंट डिटरमाइन करती है एग्जीक्यूशन को, लेकिन बंदूरा कहता था रिइंफोर्समेंट डिटरमाइन करती है परफॉर्मेंस को। तो ये आप लोगों ने याद रखना। द लिंक बिटवीन फिजिकल पनिशमेंट एंड सब्सिक्वेंट एग्रेसिव बिहेवियर इज प्रोबेबली बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, फिजिकल पनिशमेंट और जो एग्रेसिव बिहेवियर दोनों का जो लिंक है इसको बेस्ट किसने एक्सप्लेन किया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ने, ठीक है। द सेकेंड स्टेप इन सेल्फ मॉडिफिकेशन प्रोग्राम इज, सेल्फ मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, गेदर बेसलाइन डेटा, गेदर बेसलाइन डेटा। गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज कॉल्ड इनकोडिंग, गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी से बाहर निकालने को रिट्राइवल कहते हैं, ठीक है। और हम इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर इंटर करने को कहते हैं इनकोडिंग, ठीक है। द वर्ड इज बिग, the word is big is flashed on the screen. A mental picture of the word big represents a,
मतलब पिक्चर जिसमें वर्ड्स बड़े बड़े लिखे हों तो उसको फिनोमिक कहते हैं हम, ठीक है, फिनोमिक कोड। द डेफिनेशन लार्ज इन साइज रिप्रेजेंट्स मतलब लार्ज इन साइज है तो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। साउंड लाइक पिक रिप्रेजेंट्स अभी साउंड लाइक पिक है तो ये मतलब मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको सिमेंटिक कहते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है, सिमेंटिक कोड। अकॉर्डिंग टू मिलर द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, देखो मिलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म मेमोरी की कितनी कैपेसिटी होती है, अबाउट 7 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकती है। 7 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी शॉर्ट शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो 7 इन्फॉर्मेशन को ये एट अ टाइम स्टोर कर सकती हैं, वो भी कम टाइम के लिए, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स करंट एविडेंस ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यहाँ में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या एविडेंस शो करती है कि वो ड्यूरेबल होगी, लॉन्ग टर्म होगी। देयर इज नो कन्विंसिंग एविडेंस डेट ऑल वंस मेमोरीज आर स्टोर्ड आर अवे परमिट, ऑलवेज परमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्विंसिंग कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जितनी भी मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर होती हैं कि वो परमानेंट स्टोर हों, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एन ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ नॉलेज अबाउट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइज नॉलेज जो हमें मिलती है ऑर्गेनाइज फॉर्म में किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सीक्वेंस या इवेंट के एक सीक्वेंस हमें मिलता है किसी भी इवेंट के बारे में, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। द 2-year-old child who refers to every 4-legged animal as doggy is making which of the following errors? एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो हर जिसकी 4 टांगे हैं उन सबको वो डॉगी समझता है, तो ये किस चीज़ में एरर कर रहा है, ओवर एक्सटेंशन कर रहा है, ये ओवर एक्सटेंशन। रिसर्च सजेस्टेड बायोलिंगिज्म हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन, रिसर्च क्या सजेस्ट करती है कि बायोलिंगिज्म की कोई नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो नन ऑफ द अबव इसकी ऑप्शन है, ठीक है, इसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। बेस्ड ऑन द वर्क विथ Kenzie, which statement best summarizes the current status of the research on whether chimps can learn language? Chimps can learn some genuine language skills, including the use of rules, but the linguistic capacities of humans are far superior. जो सिम्स हैं वो जेनवन लैंग्वेज स्किल्स सीखते हैं, उनको आती हैं, यूज़ ऑफ रूल्स आते हैं, लेकिन ह्यूमंस की तरह ये सुपीरियर नहीं होते लैंग्वेज में भी, ठीक है। कॉम्स्के प्रपोज डेट चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज, कॉम्स्के प्रपोज करते हैं कि बच्चे लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, बिकॉज दे पोजेस एन इनेट लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस, क्योंकि इनके अंदर इनेट एक ख़ुद का एक इंटरनल इनके पास वो होती है एजुकेशन डिवाइस होती है जो उसके मतलब बोलने पे मजबूर करती है, लैंग्वेज सीखने पे मजबूर करती है, ठीक है। द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस इज द वन डेट वंस लैंग्वेज डिटरमाइंस द नेचर ऑफ वंस थॉट, ठीक है। एक की लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक की लैंग्वेज क्या करती है, डिटरमाइन करती है एक कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी थॉट्स क्या है, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द अदर, तो इनमें से कौन सा अलग है, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे अलग है, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट इसको अलग किया गया। इफ़ यू स्कोर एट 75 परसेंटाइल ऑन द स्टैंडर्ड टर्म दिस मीन्स डेट, 75 परसेंटाइल है तो इसका क्या मतलब होगा 75% ऑफ दोज हु टुक द टेस्ट स्कोर द सेम लर्न डेट यू डिड, मतलब 75% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 75% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपके जितने ही पढ़ा है, ठीक है, तो आपके जितने ही उन्होंने सिक्योर किया है मार्क्स। इफ़ अ टेस्ट हैज़ गुड टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी, एक ऐसा टेस्ट है जो टेस्ट लेते हैं फिर से अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर से रीटेस्ट लेते हैं तो रियलाइबल है, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है, तो उसका क्या मतलब है, द टेस्ट यील्ड सिमिलर स्कोर्स, उसका मतलब है टेस्ट में सेम ही मार्क्स आ रहे हैं। इफ़ टेकन एट 2 डिफरेंट टाइम्स, 2 डिफरेंट टाइम्स में लेके भी सेम आ रहा है तो उसका मतलब वो रियलाइबल टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेंस गेल्टन, फ्रेंस गेल्टन के मुताबिक कौन स्टेटमेंट ट्रू है। He took the position that intelligence is largely determined by hereditary, ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी से आती है, मतलब पेरेंट्स से ये जीन्स में ट्रांसफ़र होती है हेरिडिटरी में, ठीक है, इंटेलिजेंस जो होती है। ऑन मोस्ट मॉडर्न IQ टेस्ट अ स्कोर ऑफ 115 वुड बी, अभी देखो जो IQ टेस्ट होता है उसमें स्कोर अगर 115 आए तो इसका क्या मतलब है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन, मीन से थोड़ा सा ऊपर इसकी डेविएशन है, यानी एवरेज में ये बच्चा फॉल करेगा। IQ टेस्ट हैव प्रूवन टू बी गुड प्रिडिक्टर्स ऑफ, IQ टेस्ट को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्कूल की परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, स्कूल परफॉर्मेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस प्राउड पेरेंट आर बीमिंग बिकॉज देयर सन लिटिल न्यूटन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोग्राम एट स्कूल, द थिंक
न्यूटन इज़ अ जीनियस, व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस डू दे नीड टू हेयर। मतलब देखो एक बच्चा है न्यूटन, तो वो क्या है, उसके पास IQ लेवल ज़्यादा है, तो ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। तो मोस्ट गिफ्टेड चाइल्ड डू नॉट गो ऑन टू मेक जीनियस लेवल, मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी डेट अर्न देम इमिनेंस। तो ये इसको ये रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कौन सी सुटेबल सेंटेंस है यहाँ पे। द मेजोरिटी ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल आर माइल्डली रिटार्डेड। जब ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं वो माइल्डली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। मोस्ट स्कूल कंसिडर चिल्ड्रन हु, मोस्ट स्कूल मतलब ऐसे बच्चों को कंसिडर करते हैं who dash to be gifted, who score in the upper 2 to 3% of the IQ distribution में जो आते हैं उनको ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। In which of the following cases would you expect to find the greatest similarity in IQ? IQ में मतलब ज़्यादातर सिमिलरिटी किन में आती है, बिटवीन नॉन ट्विन सिबलिंग्स, जो ट्विंस नहीं होते हैं सिबलिंग्स होते हैं उनमें IQ लेवल सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब ये करीब करीब सिमिलरिटी आती है। एविडेंस इंडिकेटिंग डेट upbringing affects one's mental ability is provided by which of the following findings? एविडेंस ये इंडिकेट करता है कि अपब्रिंगिंग जो होती है, जो तालीम व तरबियत होती है, वो इफेक्ट करता है एक बच्चे की मेंटल एबिलिटी को। तो इनमें से डेट सिबलिंग्स रेयर टुगेदर आर मोर सिमिलर इन IQ देन सिबलिंग्स रेयर अपार्ट। मतलब ऐसे सिबलिंग्स जो एक दूसरों के करीब रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, तो उनका IQ लेवल सेम होता है, और एक दूसरों के जो दूर रहते हैं उनका डिफरेंट होता है। तो ये अपब्रिंगिंग मतलब तरबियत या उस रहन सहन का शायद फ़र्क है, ठीक है। तो आज यहाँ तक 310 हमने कर लिए MCQs, तो यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे।